निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, सरमाकारी के फरोग के लिए इक़दामात का जायजा। तेल और गैस के शोबे में सरमाकारी और मसाइल के पायदार हल के लिए जामे लाहेमल मुरतब करने की हिदायत। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका इदारों को इक़दामात में भरपूर ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ का पायदार मौशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का एआदा। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। वफाकी वजीर मुर्तज़ा सुलंगी तकरीब में शिरकत के लिए मालदीव पहुंच गए। माले पहुंचने पर मालदीव के नामजद वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। वजीर इत्तलात इस मौके पर दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का 42वां रोज। अस्पतालों, रिहायशी इलाकों और पनाहगज़ीन कैंपों पर वहशियाना हमले जारी। अल-शिफा अस्पताल के रेडियोलॉजी, बर्न्स एंड किडनी डिपार्टमेंट समेत कई हिस्से तबाह हो गए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर भी हमले में 11, खान यूनिस में मकान पर हमले में 10, जबकि रेफा में पोल्ट्री फार्म पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। जिनीन पनाहगज़ीन कैंप पर भी ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। हमास के जंगजुओं के साथ झड़पों में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फोर्सेस का गजा के शिफा अस्पताल पर एक और हमला। शदीद बमबारी से पानी की फराहमी मुअत्तल। सिहूनी फौज अस्पताल के अतराफ खंदक खोदने में मसरूफ। 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां शदीद खतरात से दोचार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बेतिया अंडरपास के अतराफ में तामीराती मंसूबों का जायजा। सड़कों के अतराफ में दरख्त लगाने और इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाने की हिदायत। बेतिया अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी। दिन रात की मेहनत से सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। बेतिया रोड अंडरपास से योमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदरफ्त में सहूलत मिल रही है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। इंसदादे स्मोक इक़दामात। पंजाब के 10 अजला में कल निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स, जिम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला। गुज़श्ता रोज मजीद 325 खानदान अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों की तादाद 2,30,464 हो गई। पाकिस्तान ने फराखदिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के मौके भी फराहम किए। इस अमल को आलमी सतह पर सराहा गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जख्मी होने वाले जेर इलाज गाजियों से तालिबात की CMH पेशावर में मुलाकात। स्कूल तालिबात ने जेर इलाज गाजियों और बच्चों को तहाइफ पेश किए। जख्मी होने वाले जवानों के बुलंद हौसले को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। तालिबात। 1971 की पाक भारत जंग। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मुफ्ती बाहनी और भारतीय अफवाज के हाथों 2 से 2.5 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया गया। पाकिस्तान पर इंसान हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। बिहारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रिटायर्ड कर्नल जफर इकबाल फरूख ने अहम हकायक से पर्दा उठा दिया। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। 5 से 12 नवंबर के दौरान 360 से जायद अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल। मोदी सरकार मणिपुर में जारी खानाचंगी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। मुतासरा कबाइल मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। अगर 2 हफ्तों में सरकार ने हमारे जायज मुतालबात पूरे न किए तो हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करेंगे। मणिपुर में 6 माह से जारी फसादात में 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 6,000 से ज्यादा बेघर हो चुके। अडियाला जेल रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी नकवी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और मसाइल के पायदार हल के लिए जामे लाहेमल मुरतब करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़राए आला, काबीना अरकान और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक हुए। एपेक्स कमेटी को मुल्क में सरमायाकारी के फरोग और मुतय्यन अहदाफ के बरवक्त हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोस्त मुल्कों से रवाबित में तेजी के लिए काविशों को सराहा। इजलास में सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात के साथ बिजनेस कम्यूनिटी का एतमाद बढ़ाने से मुताल्लिक पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इन इक़दामात में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकली, कारोबारी तनाज़ात का हल, मवासलात के बुनियादी ढांचे और अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदाद को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतर बनाना और एग्ज़म बैंक को तरजीही बुनियादों पर फ़ाइल बनाना शामिल है। इजलास में खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निष्कारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इजलास से खिताब करते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि खुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत इक़दामात पर भरपूर ताउन किया जाए ताकि पाकिस्तान कलील और वस्त मुद्दती समरात से इस्तिफ़ादा कर सके और मुल्क के वसी तर मफाद में तवील मुद्दती इक़दामात की राह भी हमवार हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जमहूरिया मालदीव के नामुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए मालदीव पहुँच गए हैं। वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मालदीव के नामजद वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी हुक्काम ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। मालदीव के सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर इत्तलात और नशरियात की शिरकत दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद करीबी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करती है। अपने दौरे के दौरान निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अपनी मसरूफियात के अलावा जमहूरिया मालदीव के सदर से मुलाकात भी करेंगे। निगरान हुकूमत ने बजट इक़दामात पर साबित कदमी से अमल दरामद किया है। हुकूमती इक़दामात से कारोबारी माहौल में बेहतरी के साथ साथ सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि मालियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि वफाकी और सूबाई अखराजात काबू में रखें। मार्केट के मुताबिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी जारी रखना हमारी तरजीह है। मज़ीद तफसील जानते हैं राहील अंसार से। में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि माली साल 2024 के बजट पर साबित कदमी से अमल दरामद, तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और फॉरेन एक्सचेंज के बेहतर इंतजाम के बायस मालियाती और बैरूनी दबाव को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों में महंगाई में कमी को देखते हुए IMF आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी के लिए पुरउम्मीद है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को बहुत रिगरसली इम्प्लीमेंट किया है। हमने स्पेंडिंग को बहुत कंट्रोल में रखा। रेवेन्यू पे हमने बहुत कड़ी नज़र रखी थी और हमारे रेवेन्यूज़ हैव ग्रोन अब ओवर एंड अबव द टारगेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। उन्होंने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हमें इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। माली इस्तेहकाम, टैक्स नेट में इजाफा, एक्सचेंज रेट पॉलिसी का तसलसल हमारी तरजीहात में शामिल है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको हम लॉन्च करेंगे होपफुली वेरी सून। हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ की हुसूल के लिए टाइमली डिस्बर्समेंट्स करें। हमें अपने जो टैरिफ्स हैं बी इट गैस या पावर के, उनको कंटिन्यूसली रिव्यू में रखना है। इसके साथ साथ हमें क्रिटिकल एनर्जी प्रोग्राम्स की तरफ प्रोग्राम्स को लॉन्च करना होगा। निगरान वजीर खजाना का कहना था कि IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जुलाई 2023 में $3 अरब की पहली किस्त मिली। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलने से IMF प्रोग्राम का हुजम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों के समरात मार्केट और डॉलर पर असरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत स्टाफ लेवल मुआहिदे पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 57,700 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी मुसलसल कमी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर में मजीद ₹1 सस्ता हो चुका है। डॉलर $286.40 पर इस वक्त डॉलर पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर अब्बास, बताइएगा आज मार्केट का क्या ट्रेंड है?
جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو نومبر میں اب تک تقریباً 5,000 پوائنٹس اضافہ ہو چکا ہے پی ایس ایکس میں، اور ایک بہت تیزی ہے مارکیٹ کی، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی تیزی نہیں دیکھی گئی، اور یہ کافی خوش آئند ہے، خاص کر کے انویسٹر کا جو اعتماد ہے اس کے یہ عکاسی کرتا ہے کہ انویسٹرز جو ہے حکومتی پالیسی پر اپنا پورا بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اسٹاکس میں. اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی فیصلے کیے گئے وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہیں جو سخت فیصلے کرنے پڑے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے بھی ثمرات اب ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. ڈالر کی قدر میں دیکھیں آپ کمی ہوتی جا رہی ہے، جو ڈالر تقریباً ستمبر سے پہلے 300 سے بھی اوپر 326 پہ پہنچ چکا تھا، وہ اب اوپن مارکیٹ میں 288 پہ پہنچ چکا ہے. کافی بڑی اچیومنٹس ہیں حکومت کی، اور خاص کر کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہمیں 70 کروڑ ڈالر ملنے کے امکانات ہیں، اس کے بعد ہمارے ریزروز مزید اسٹرانگ ہو جائیں گے. اب کوشش یہی کرنی، جو ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ریزروز کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرے. جتنے اسٹرانگ ریزروز ہوں گے اتنے ہی ڈالر کی ریٹ جو ہے وہ کم ہوگی، اور ڈالر کے ریٹ کم ہونے سے ہی جو ملک میں انفلیشن ہے یا جو دیگر معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جو حکومت نے جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا تمام سیکٹرز میں، خاص کر قیادت کی کے تعاون کے ساتھ اور ان کے کردار کے ساتھ، جو چاہے وہ مارکیٹ میں قیمتیں ہوں، اس کے علاوہ جو ڈالر کی قیمتیں، ان تمام میں جس طریقے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے ثمرات مل رہے ہیں اور لوگ کافی خوش ہیں. خاص کر کے جو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے اس سے بھی کافی پر امید نظر آتے ہیں، اور یہی سب ریفلیکٹ کر رہا ہے پی ایس ایکس کی طرف سے کہ ہم آئے روز اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز جو ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے شاید یہ 58,000 بھی کراس کرے، کیونکہ ٹرینڈ بہت اچھا ہے. مارکیٹ کا جو والیوم ہے وہ بڑا ہے، جو پہلے والیوم سے 12 کروڑ تک تھا اب وہ جا کے 50 کروڑ کو ٹچ کر رہا ہے، تو کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والا وقت بھی معاشی لحاظ سے ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. جی بالکل، آئندہ آنے والا دور بھی ملکی معاشی لحاظ سے بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ سمیر عباس آپ کا. بات کریں گے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی، جہاں پر اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی 42ویں روز بھی جاری ہے. سنگین جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل ہسپتالوں، رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے ریڈیولوجی، برنز اینڈ کڈنی ڈپارٹمنٹ سمیت کئی حصے تباہ کر دیے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 11 افراد شہید ہو گئے. خان یونس میں صہیونی فورسز نے ایک مکان کو نشانہ بنایا ہے. بزدلانہ کارروائی میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے. رفح میں پولٹری فارم پر فضائی حملے میں بھی 7 فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کے اطلاعات ہیں. مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج کی بھاری نفری جنین شہر اور پناہ گزین کیمپ میں تعینات کر دی گئی ہے. اسرائیلی فوج نے کیمپ میں واقع ابن سینا اسپتال پر بھی چھاپا مارا ہے اور اسپتال کو خالی کرانے کی ہدایت کی ہے. مغربی کنارے میں ایک گاڑی پر قابض فورسز کی فائرنگ سے بھی 3 افراد شہید ہو گئے. ٹیلی کام کمپنیز کے مطابق غزہ کی پٹی میں ایندھن کی قلت کے باعث موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر معطل ہو گئی ہیں. فلسطینی وزارت صحت نے غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 11,500 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے، جن میں 7,500 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. اسرائیلی بربریت میں 29,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے مزید 3 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد 56 ہو گئی ہے. دوسری جانب جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریبی علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں. شامی فوج کے مطابق اسرائیل کی جانب سے داغے گئے بیشتر میزائل مار گرائے گئے ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کے بارے میں مذاکرات کسی معاہدے تک نہیں پہنچے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں. حماس کے ایک نمائندے نے غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں. دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر کے ایک رکن عزت الرش کا کہنا ہے کہ معاہدے میں فلسطینی خواتین اور بچوں کے بدلے 50 اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالیوں کی بازیابی، جنگ بندی، 3 سے 5 دن وقفہ اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد شامل ہے. حماس نے اس معاہدے کے نکات سے اتفاق کیا ہے، لیکن اسرائیل مذاکرات کے بارے میں بات چیت نہیں کر رہا.
दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत और इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जनूबी कोरिया के दारकूमत सियोल में इंसानी हुकूक के कारकुनान ने फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिदीन ने अलामती तौर पर फलस्तीनी शहादा के 2000 जूते रखकर एहतजाज करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने सैन फ्रांसिस्को बे ब्रिज को ब्लॉक भी किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे सेनेट इजलास बगैर किसी कार्रवाई के पीर के रोज 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की सदारत में इजलास शुरू हुआ तो सेनेट के अक्सर अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और एजेंडे से हटकर बोलने की इजाजत चाही। ताहम चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वो पहले एजेंडे को निपटाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये ऐवान सब अरकान का है और इसकी इज्जत भी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अरकान सेनेट ने उनकी बात नहीं मानी, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर के रोज तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात की समात का सिलसिला जारी है। नई हल्काबंदियों पर दायर किए गए एतराज़ात पर आज एक ही बेंच समात कर रहा है। शेखुपुरा, हैदराबाद, घोटकी और मीरपुर खास के हलकों पर एतराज़ात को सुना जा रहा है। नई हल्काबंदियों पर इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक हल्काबंदियों पर एतराज़ात की समात का अमल मुकम्मल करेगा, जिसके बाद हतमी अशात की जाएगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से कीनिया की सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों का सेहत के शोबे में मुफाहमती याददाश्त को तेज़ तरीन बुनियादों पर यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुआहदे से दोनों ममालिक में फार्मा, लेबॉर्ट्री और मेडिकल टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त में सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना और एमरजेंसी रिस्पॉन्स भी शामिल है। वज़ीर सेहत ने कीनिया की सफ़ीर को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में शिरकत की दावत दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास के अतराफ में तामीराती मंसूबों का जायजा लिया और अतराफ की सड़कों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने सड़कों के अतराफ को दरख्त लगाने के साथ सरसब्ज़ शादाब बनाने की भी हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बेदिया अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी। इसे दिन रात की मेहनत से सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। बेदिया रोड अंडरपास से यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल रही है। हुकूमत पंजाब ने इंसदाद स्मोक इकदामात के तहत कल लाहौर, गुजरात, सियालकोट, ननकाना साहब, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत मार्केटें, जिम, सिनेमा घर वगैरह दोपहर 3 बजे के बाद खुला करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं तफसीर हमारे नुमाइंदे आसिम नज़ीर भट्टी से। आसिम नज़ीर भट्टी, बताइएगा और नोटिफिकेशन में किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सूबे के जिन इजला में स्मोक से मुतासरा हैं, ख़ासतौर पर लाहौर जो इस वक्त स्मोक की ज़्यादा शदीद जद में है, यहाँ पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से हफ्ते के रोज़ तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा जो ज़रूरी मार्केट्स हैं, जिम्स हैं, सिनेमा घर हैं, वो 3 बजे के बाद खुलेंगे। इसके अलावा जो सूबाई वज़ीर माहौलियात हैं बिलाल अफजल, उनसे चीनी कौंसल जनरल की भी मुलाकात हुई है, जिसमें स्मोक के तदारुक के हवाले से जो चीन के माहिरीन माहौलियात हैं उनकी खिदमात से भी इस्तेफादा करने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, ताकि चीन ने इस स्मोक पर किस तरह काबू पाया, इस हवाले से भी तमाम इकदामात पर जो है वो गुफ्तगू की गई। और चीनी जो कौंसल जनरल है उन्होंने हर किस्म के जो है वो तकनीकी व फ़नी आनत के लिए उन्होंने अपनी जो है वो तमाम उनको फराहम करने का पंजाब हुकूमत को फैसला किया है कि स्मोक के खात्मे के लिए वो तमाम किस्म की तकनीकी और फ़नी आनत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा चीनी कौंसल जनरल ने लाहौर में एयर प्योरीफिकेशन टावर बनाने की भी तजवीज़ दी है, जिससे हवा को साफ़ किया जाए ताकि जो स्मोक के साथ हैं वो लाहौर में उनको कम किया जा सके। इसके अलावा आज बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करने की हिदायत की है, ताकि जितनी गाड़ियाँ कम चलेंगी और साइकिलिंग को फ़रोग़ देने से एक तो पेट्रोल की बचत होगी, दूसरा फ़िज़ाई आलूदगी में कमी पाने पर में मदद मिलेगी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को सरकारी सतह पर जो है वो साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के इक़दामात की हिदायत की है, ताकि स्मोक से बचाव के लिए जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि बर वक्त इक़दामात न करने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा है कि स्मोक के तदारुक के लिए दीगर इक़दामात के साथ साथ
ریسٹورینٹ اور جم بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ برطانیہ میں جج صاحبان آج بھی سائیکلوں پہ آتے ہیں، یہاں پر سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے آئندہ ہفتے مصنوعی بارش برسانے کا بھی ایک تجویز زیر غور ہے کہ لاہور شہر کے اوپر مصنوعی بارش برسانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسموک پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے۔ مصنوعی گزشتہ کچھ 1-2 ہفتے پہلے جو بارش ہوئی ہے اس سے جو اسموک کی جو شدت تھی اس میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، تو ابھی بارش کا چونکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی کوئی اس طرح امکان نظر نہیں آ رہا، تو پنجاب حکومت نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ مصنوعی بارش کا جو طریقہ کار اختیار کیا جائے، جو ہمسایہ ممالک میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک تجویز زیر غور ہے، جس کے لیے تمام تکنیکی سہولتیں جو ہیں وہ تکنیکی جو معاملات ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور یہ اگر مصنوعی بارش کروائی جاتی ہے تو اس سے بھی اگر اس میں شدت کمی آ جاتی ہے اسموک کی شدت میں تو اس کو بہت شکریہ پنجاب حکومت کے اسموک کے انسداد کے لیے اقدامات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بہت شکریہ عاصم نذیر بھٹی آپ کا۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسموک سے بچاؤ اور خاتمے کے لیے دائر درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے کہا کہ اسموک کے تدارک کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ریسٹورینٹس اور جم جلد بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ برطانیہ میں جج صاحبان آج بھی سائیکلز پر آتے ہیں، یہاں بھی سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ سماعت 22 نومبر کو ہوگی۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل نے چینی قونصل جنرل ظہور شاعران سے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اسموک کے تدارک کے لیے چین کے ماہرین ماحولیات کی خدمات سے استفادہ کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر ماحولیات نے کہا کہ اسموک کے دیرپا حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموک کے خاتمے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ بلال افضل نے کہا کہ اگلے 1 ماہ تک اسموک ختم ہو جائے گا۔ چینی قونصل جنرل ظہور شاعران نے کہا کہ اسموک کے فوری سدباب کے لیے تکنیکی اور فنی اعانت کے لیے تیار ہے۔ چینی قونصل جنرل نے لاہور میں ایئر پیوریفیکیشن ٹار بنانے کی تجویز بھی پیش کی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان نے جس فراخ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے سارے مواقع مہیا کیے، اس امر کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صرف غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلاء یقینی بنایا گیا۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی فراخ دلی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 16 نومبر کو 1890 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 476 مرد، 508 خواتین اور 906 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 186 گاڑیوں میں 325 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک 2,30,464 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ہمارے غازی ہمارا فخر ہیں۔ سی ایم ایچ پشاور میں طالبات نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے زخمی ہونے والے جوانوں سے ملاقات کی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس ملاقات کا حوالہ آپ کو بتائیں گے عدنان شاہ۔ سی ایم ایچ پشاور میں اسکول کی طالبات نے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زخمی ہونے والے جوانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کیا۔ طالبات نے زخمی جوانوں کو ان کی بہادری پر قوم کی طرف سے مبارکباد دی۔ طالبات نے زیر علاج غازیوں کو تحائف پیش کیے۔ سی ایم ایچ کے اسٹاف نے زخمیوں کو میسر علاج کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر زخمیوں کا کہنا تھا کہ وطن کی دفاع کی خاطر جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایک دن ہمارے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دہشت گردوں کی طرف سے برس میرا ٹانگ پر لگے۔ دوران آپریشن میرا یہ جو ٹانگ کٹ گیا یہ جسم کا یہ ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اس وطن عزیز کے لیے جان دینی پڑی تو میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ وادی علم میں آپریشن کے دوران ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ دشمن نے جگہ جگہ پہ آئی ڈی لگائی ہوئی تھی۔ آئی ڈی کے پھٹنے سے یہ میرا جسم ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ جسم تو کیا ملک کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ پاکستان
जिंदाबाद। बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत पाक फौज अजमत और सजात के आला मकाम पर फाइज है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और 71 की जंग की कहानी सुनिए गाजियों की जुबानी। पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की कहानी स्याह हुरूफ में लिखी जाएगी। 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले पाक फौज के कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल फरूख ने 1971 की जंग की आपबीती सुनाते हुए बताया कि मशरकी पाकिस्तान राइफल्स ऐसी फोर्स थी जो 1500 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो कि तमाम सरहदी इलाकों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर फैली हुई थी। East Pakistan Rifles was a force consisting of about 15,000 people spread all over the border posts and the district headquarters. And it had about 95% Bengalis, 4% Biharis, and 1% West Pakistanis. So overall, Biharis were not considered as a separate entity. So that's why they were also considered Bengali. The atrocities had been started by Bengalis on 1st of March. On 2nd March, 3rd March, they had killed hundreds of people in Chittagong near Pahartali. So the atrocities were started from them. And when the bloodshed starts, then it doesn't have a ratio to be followed. So first of all, I just make a point over here. Sharmila Bose, she has written a book and she said that Pakistanis have not committed that much atrocities. All true Pakistanis, whether they were Bihari, whether they were Bengali, they were all butchered mercilessly. Even on the last day, when people say that did Pakistan go, East Pakistan go turned again against us so bad, then how are we existing? Now, latest what happened towards the end, when it was going to, we were closing up to come and the end of the war, they carried out a real massacre of the educated people. They made their graves, collective graves. And once we were not there, all of them were claimed as intellectuals, Bengali intellectuals. I wish the dead bodies, the spoiled ones, could tell whether they were poor Biharis or Bengalis or West Pakistanis. Biharis got the maximum damages. The reason was that in our distinct records, we had only East Pakistani and West Pakistani. So Bihari was not having as a community, it was not shown. Till such time, they were murdered mercilessly. And then we started counting that how many Biharis were there. And they're suffering even today. There are 2.5 lakh people were murdered. Bengali, Pakistanis were murdered by the Mukti Bahini and the Indian forces. Now, a question comes. Why this thing happened? Who did it? How these things are there? Most of the things are thrown on the Pakistan army. West Pakistanis, we today love Bengalis and they also have a similar feeling for us. पहचान पाकिस्तान की इस किस्त में देखिए केटू की बुलंदियों पर तारीख में पहली बार किया जाने वाला रिकवरी मिशन। पाकिस्तानी कोपहमाओं की बहादुरी की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें अफगान कोपहमा की डेड बॉडी को केटू की बुलंदियों से बाहिफाजत नीचे उतारा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बिजली चोरों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। माह सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। 5 से 12 नवंबर के अदाद-ओ-शुमार अगर बताएं तो इससे मुल्क भर से 360 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। लाहौर में 1289,
मुल्तान में 531, गुजरांवाला में 146 और फैसलाबाद में 93 FIRs दर्ज की गईं। ऑपरेशन के दौरान पेशावर में 138 FIRs दर्ज की गईं। हैदराबाद में 24, सक्खर में 97, कोयटा में 12 जबकि इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ 18 FIRs का इंदराज हुआ। मुतल्लिका इदारों ने बिजली चोरों से लाहौर में 0.59 मिलियन, गुजरांवाला में 0.03 मिलियन, फैसलाबाद में 0.38 मिलियन और मुल्तान में 0.36 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया। इस्लामाबाद में 0.04, पेशावर में 0.71, कोयटा में 0.15, सक्खर में 0.48 और हैदराबाद में 0.65 मिलियन रुपए जुर्माने वसूल किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लाहौर से 151, मुल्तान से 90 और पेशावर से 80 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। सक्खर और फैसलाबाद से 32 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। और मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है। बागियों का कहना है कि अगर 2 हफ्तों में मोदी सरकार ने उनके जायज़ मुतालबात पूरे न किए तो वो अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर देंगे। ज़राए के मुताबिक मणिपुर में फसादात को शुरू हुए 6 माह से भी जायद का अरसा हो गया। इस दौरान 1000 से जायद अफराद हलाक और 6000 से जायद बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार हलाक जबकि 5000 से जायद सरकारी हथियार लूटे जा चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 1 लाख से जायद एहलकार तैनात करने के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर हैं। मिनट के मुताबिक मणिपुर में जारी खाना जंगी पर काबू पाने में मोदी सरकार मुकम्मल नाकाम हो गई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार मणिपुर में जंग और पुरतशद्दुद वाक़यात खत्म करने में संजीदा नहीं है। सत्यापाल मलिक के मुताबिक मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए। मणिपुर के कबाइल ने मोदी सरकार और कोकी कबीले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार मोदी सरकार से हालात को काबू करने की दरखास्त की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे। हुकूमत के पास 2 महीनों का वक्त है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम हिंदुस्तानी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद को मौके पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म लाहौर के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस की समाअत के दौरान दिया। जस्टिस सलील ज़िया बाजवा के इस्तफसार पे CTO ने बताया कि शहर में ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग के लिए 90 मकामात पर नाके लगा दिए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के मराकज़ की तादाद भी 6 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है, जबकि 3 सेंटर्स 24 घंटों के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया है कि 6 अफराद को कुचलने वाले नौजवान के खिलाफ दहशतगर्दी और 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और मुलजिम इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसलाबाद धरने से मुतालिक अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देते हुए मुतालिका हुकाम को तनबीह की गई थी, लेकिन 5 साल में आने वाली हुकूमतों ने इसे मुकम्मल नजरअंदाज किया। फैसलाबाद धरना अमल दरामद केस की गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि धरने से मुतालिक अदालती फैसले की रोशनी में पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारान का ना तो तयन किया गया और ना ही उनका एहतसाब हुआ। इसी वजह से 9 मई के वाक़यात की सूरत में कौम को नताइज भुगतना पड़े। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि यह दोहराने की ज़रूरत नहीं कि आइन के आर्टिकल 189 और 190 के तहत तमाम इंतजामी हुकाम अदालती फैसले पर अमल दरामद के पाबंद है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 25 अप्रैल 2019 को फैसलाबाद धरने से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी दरखास्तों को 1:12 पर शामिल किया गया, लेकिन महज 5 घंटे के वक्फे से इस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर शाम 5:06 पर कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई के दौरान शेख रशीद अहमद के वकील ने बार बार पूछने पर बताया कि उनके मुवक्किल ने नजरसानी दरखास्त गलत फहमी की बुनियाद पर दायर की थी। ताज्जुब है कि एक ऐसा सियासतदान जो तवील अरसे तक रुकने पार्लियामेंट रहा और विफाकी वजीर जैसे आला मनसब पर भी फाइज रहा, वो गलत फहमी का शिकार हुआ। रावलपिंडी के डियाला जेल में ज़ेर समाअत ख़ुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी नकवी ने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की है। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली सरदारी की PPP रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गौस बख्श मेहर से कराची में मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, गौस बख्श मेहर, शहरियार मेहर और साजिद बाहबर के दरमियान मुलाकात के दौरान शिकारपुर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम नज़रियाती सियासत पर यकीन रखते हैं। GUI मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए किरदार अदा करती रहेगी। नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने गजा पर इजरायली मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को इस जारियत को रोकना होगा।
गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तसलसल से जारी है और मजीद मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 372 हो गई है। उन पर 3,58,18,000 के जुर्माने आयद करके बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि 2,89,34,000 रुपए की रकम वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाई जा चुकी है। SE गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीनअप का ये सिलसिला जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों नादा हिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में चेकिंग टीमों ने मजीद 136 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया है। बिजली चोरों को 77,20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मैपको सर्वेलेंस टीमों और पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अर्बन लोधना सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने पर 3 LT लाइनें और 2 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। मैपको रीजन में एक रोज में नादा हिंदगान से 5 करोड़ 75 लाख रुपए के बकाया जात वसूल किए गए। लेस्को सर्कल ननकाना साहिब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। अब तक 1003 बिजली चोरों को पकड़ा जा चुका है। तर्जमा लेस्को सर्कल ननकाना साहब के मुताबिक बिजली चोरों को अब तक 6,91,30,918 रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि वाबडा नादा हिंदगान से 3,16,46,176 रुपए के बकाया जात भी वसूल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की मुशावरती कमेटी का इजलास कराची में हुआ, जिससे खिताब करते हुए GDA के सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून के वफ्द को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ताउन पर MQM और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी मुशावरत जारी है। पीर साहिब पगारा की सदारत में GDA की कोर कमेटी का इजलास जल्द होगा। रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिल्मी दुनिया में अपने मुनफरिद अंदाज और अदाकारी की वजह से जानने जाने वाले अदाकार शफी मोहम्मद शाह को अपने मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उनके फन और शख्सियत के हवाले से देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। शफी मोहम्मद शाह 1949 को सिंध के ज़िले नवाबशाह के शहर कंडियारों में पैदा हुए। उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में MA का इम्तिहान पास किया और एग्रीकल्चर बैंक में मुलाजमत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसी ज़माने में उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ की बदौलत रेडियो पाकिस्तान से भी सदाकारी की। बाद में वो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुए और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से नश्र होने वाले मुतादिद ड्रामों में शानदार काम किया। उनके यादगार ड्रामों में आँच, चांद गिरहन, जंगल, दायरे, काला पुल, मारवी और खिलन को मांगे चांद सर फहरिस्त हैं। भाई, आदमी मट्टी से ज्यादा शीशे की तरह होता है। मट्टी तो दोबारा गूंदी जा सकती है, लेकिन शीशे को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर वो जुड़ जाए तो उसमें फिर लकीर आ जाती है। शफी मोहम्मद शाह अपने मुनफरिद अंदाज और जुमलों की बर्जिश अदायगी से किरदार में जान डाल देते थे। शफी मोहम्मद वो अदाकार हैं जिन्हें मैं समझता हूँ पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनके साथ हैदर इमाम साहब की एक सीरियल थी जिसमें मैंने काम किया, चांद गिरहन। इतना प्यार करते थे तमाम फनकारों से। शफी मोहम्मद शाह ने बड़ी स्क्रीन पर भी अपने फन का लोहा मनवाया। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में शफी मोहम्मद शाह को 1989 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। शफी मोहम्मद शाह 17 नवंबर 2007 को कराची में इंतकाल कर गए। शानदार फनी खिदमात के बायस उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुआशरे में अमन व अमान बरकरार रखने और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस जवानों ने जाम शहादत नोश करके हमारा और मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। शेखुपुरा पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 5 शहीद जवानों की बरसी के मौके पर ज़िले पुलिस की जानिब से शहदा की कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी दी गई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहदा के वरसा में गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। आगा खान एजेंसी फॉर रिहैबिटेट और CDA के तावन से डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर H11 में शहरी इलाकों में कुदरती आफात से बचाव के लिए 2 रोज़ा तरबियती कोर्स हुआ। इसमें मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की फील्ड फोर्स और गैर सरकारी तंजीमों के रज़ाकारों समेत मुख्तलिफ सिविल इदारों ने शिरकत की। कोर्स के दौरान सड़क हादसात, इमारतों के इन्हदाम और ज़लज़ला जैसी आफात की सूरत में बचाव की सरगर्मियों की मशक की गई। इस मौके पर हंगामी इमदाद में इस्तेमाल होने वाले सामान और आलात की नुमाइश भी की गई थी। शुरका की जानिब से इस तरबियत को इंतहाई मुफीद करार दिया गया।
FIA साइबर क्राइम के एबटाबाद में कार्रवाई करके ऑनलाइन जिनसी हिरासगी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने खातून की काबिल एतराज़ मवाद व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया। गिरफ्तार मुलजमान ने शिकायत कुनंदा के घर वालों को जिनसी तौर पर हिरासा करने के लिए भी धमकी आमेज पैगाम भेजे। मुलजमान को एबटाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद की गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश का आगाज हो चुका है। ज़िला इंतजामिया पेशावर ने इनकलाब रोड पर कार्रवाई करके अद्वियात की पुरानी बोतलों को दोबारा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर गोदाम सील करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक छापे के दौरान गोदाम से लाखों इस्तेमाल शुदा पुरानी अद्वियात के खाली बोतलों को बरामद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गिरफ्तार मालिक गोदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और गोदाम को सील कर दिया गया है। नाज़रीन, PTV के प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के इस हफ्ते की किस्त में देखिए K2 की बुलंदियों पर तारीख में पहली बार किया जाने वाला पुरखतर रिकवरी मिशन। पहचान पाकिस्तान की इस किस्त में देखिए K2 की बुलंदियों पर तारीख में पहली बार किया जाने वाला रिकवरी मिशन। पाकिस्तानी कोपहमाओं की बहादुरी की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें अफगान कोपहमा की डेड बॉडी को K2 की बुलंदियों से बाहिफाजत नीचे उतारा गया। और नाज़रीन, अगर आप बहावलपुर से दिलचस्पी रखते हैं और वहां सैर के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए एक्सप्लोर बहावलपुर के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिससे दुनिया भर के सयाहों को वन विंडो सर्विसेज की सहूलत मुयसर आ गई है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल्ला मुख्तार ने। खित्ता बहावलपुर अपनी मुनफरिद तहजीब व तमद्दुन के बाइस एक अलग पहचान रखता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। ताहम बहुत से सयाह इस वजह से नहीं आ पाते कि उन्हें यहाँ के सियाहती मकामात के बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं होती थी। इसी बात के पेश नजर बहावलपुर की डिविजनल और जिला इंतजामिया ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए एक्सप्लोर बहावलपुर के नाम से एक वेबसाइट मुतारिफ करवाई है, जिस पर हर किस्म की मालूमात मुहैया की गई है। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर शाह मनवर ने इस वेबसाइट का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये शहर जो है ये एक हैरत कदा है, ये अपने आने वालों को हैरान कर देता है। इसमें इतने असासे हैं, ये इतना रिच है, इसमें इतने हिस्टोरिकल एसेट्स हैं। तो हम भालपुर के शहरियों की कोशिश थी कि अपने शहर को एक कोई प्लेटफॉर्म दें जिसपे वो पूरी दुनिया में मुतारिफ हो। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इस वेबसाइट के क़याम से दुनिया भर के सयाह बहावलपुर की तारीख, यहाँ के महलात, मज़ारात, कलाजात और दीगर मकामात के बारे में जान सकेंगे और यहाँ का रुख करेंगे। शहरियों और हुकूमत के साथ से बहावलपुर में सियाहत और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पंजाब भर में गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम और काश्तकारों को फनी रहनुमाई के नतीजे में गंदम की काश्त में इजाफा हो रहा है। तफसील बताएंगे कबीरवाला से शोएब इकबाल राना। जिला खानेवाल में इस साल गंदम की काश्त का हदफ 4,80,000 एकड़, जबकि तहसील कबीरवाला में गंदम की काश्त का हदफ 1,80,000 एकड़ मुकर्रर है, जिससे 40 मनफी एकड़ पैदावार मुतवक्के है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेरे निगरानी महकमा ज़राअत ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी रहनुमाई फराहम कर रहा है। महकमा ज़राअत इस साल पुरज़्म है कि हमने गंदम दरामद नहीं बल्कि बरामद करनी है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी की मुकम्मल आगाही दी जा रही है। महकमा ज़राअत की तरफ से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरक्की ज़दा इक़साम के तस्दीक शुदा बीज, खाद, मयारी ज़रई अद्वियात और दीगर मदाखिल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। हर तरह की दस्तयाबी है जी, किसान मेहनत कर रहे हैं और हुकूमत पंजाब उनके साथ ताउन कर रही है। उम्मीद है कि इस दफा हम गंदम की पैदावार के हवाले से पिछले सारे रिकॉर्ड हुकूमत तोड़ेगी। गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीका काश्तकारी से आगाह करने के लिए तहसील कबीरवाला में गंदम के 102 नुमाइशी प्लाट लगाए जाएंगे, जिसके लिए 20,000 फी एकड़ माली इयानत दी जाएगी। महकमा ज़राअत की तरफ से गंदम उगाओ मुहिम और काश्तकारों की फनी तरबियत के नतीजे में गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हासिल किया जा सकेगा। शोएब इकबाल राना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कबीरवाला।
नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ سيدنا محمد النبي. ویلکم بیک ناظرین، اور اب خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ موسم کے احوال۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کر دیا ہے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور میں 259، پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں 217، جبکہ ٹاؤن ہال لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ریکارڈ کیا گیا۔ شالے ویلی رینج روڈ راولپنڈی پر 187، جبکہ شاہین ویلز فیز 2 لاہور فیصل آباد بائی پاس روڈ شیخوپورہ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 167 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے یہ اعداد و شمار گزشتہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر مرتب کیے ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان ان دنوں سردی کی لپیٹ میں ہے۔ سکردو میں گزشتہ کئی روز کے خشک موسم اور مسلسل مطلع صاف رہنے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج سکردو شہر میں دن کا کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ مزید چند روز موسم صاف رہنے کی صورت میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک،
جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم جنوبی اور مغربی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ سکردو میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لہ میں -5، کالام -2، گلگت -2، جبکہ گوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔